अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि इस वक्त जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है हम ज़रा उस पर बात करें। गो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न मीशत रही जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी, उसके बाद जब इस मुख्तलिफ़ जमातों पर मुश्तमिल एक हुकूमत आई है और उसने इक़्तिदार संभाला है, तब से मीशत पर ही सारी बातचीत है। IMF, उसकी किस्त आना, उसके मामलात, चीज़ों का मानना, पेट्रोलियम प्राइसेस, अदरवाइज़ प्राइसेस हाइक, जो इन्फ्लेशन है, सारे मामलात इस वक्त हर जगह पर यही मौजूद है बहस है। लेकिन अब कुछ पॉजिटिव ख़बरें इस वक्त हमें मिल रही हैं, वो ये कि शायद पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आएंगी, उनसे महंगाई में कमी होगी। उसके साथ साथ फिर ये कहा जा रहा है कि जो खुदनी तेल है उसकी कीमतों में कमी आएगी और दीगर मामलात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे, यानी कि महंगाई में वाज़ेह तौर पर कमी आएगी। अब एक तरफ जहाँ हम देखते हैं कि सारा एहतजाज महंगाई के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त सियासत महंगाई के ख़िलाफ़ और अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर चल रही है। ऐसे में ये मौजूदा हुकूमत दावेदार है कि अवाम को रिलीफ मिलेगा, महंगाई में कमी आएगी, मईशत में बेहतरी होगी। ये प्रैक्टिकली मुमकिन है या नहीं, मैं चाहूँगा इसी के अराउंड आज की हमारी डिस्कशन रहे और ज़रा तफसील से हम जो सारे मामलात हैं उस पर बात करें। और फिर अगर वज़ीर ख़जाना हमें ये बताते हैं कि मईशत कंट्रोल में है, अफवाहों पर कान ना धरें, तो क्या वाकई मईशत इस वक्त कंट्रोल में है या नहीं। और दूसरी बात कि क्या वाकई कौम को जल्द महंगाई से निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसी सारे मामले पर बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, माहिर माशियात हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब भी माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और तौसीफ़ ज़मान साहब हमें कुछ ही देर में स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर आबिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए सर थोड़ा सा पहले तो ज़रा तफसील से बता दें इस वक्त कहाँ खड़ी है पाकिस्तान की मईशत, और जो इस वक्त बिल्कुल जब हम देख रहे हैं कि ईद का वक्त है, हर लिहाज से महंगाई है, हर चीज़ की महंगाई है, तो वज़ीर आज़म साहब ये फरमाते हैं कि तेल की कीमतों में कमी आ रही है, जल्द महंगाई से निजात मिलेगी। क्या हम बढ़ रहे हैं इस तरफ, क्या कुछ रिलीफ, निजात मिलने की बात वाकई दुरुस्त है, देख रहे हैं आप ऐसा? देखिए अरसलान, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत वहीं पे खड़ी है जहाँ पे बाकी तमाम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि एनर्जी इंपोर्ट करते हैं वो इस वक्त खड़े हैं। पूरी दुनिया एक रिसेशन का सामना है, पूरी दुनिया में जो है हाइपर इन्फ्लेशन चल रही है, यानी कीमतें जो है वो कई गुना बढ़ गई हैं। और पूरी दुनिया में जो एक अलर्ट दिया जा रहा है आलमी इदारों की तरफ, मालियाती इदारों की तरफ से, वो यही है कि यह वाला साल जो है ये काफ़ी मुश्किल साल होगा। तो इसमें अगर कोई ये कहा जाए कि शायद महंगाई कम हो जाएगी तो ऐसा होता हुआ बज़ाहिर नज़र नहीं आता। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, अभी हमने देखा कि तेल की कीमतें बढ़ी, अभी गैस की कीमतें आपने देखा ECC ने उनकी अप्रूवल दे दी है बढ़ाने की 45 से लेकर 355% तक। बिजली की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो ये छोटा सा स्नैपशॉट है कि ये पूरा साल जो है ये किस तरह से गुजरेगा। इसी तरीके से अगस्त के बाद मैं आटे और गंदम की कीमतें बढ़ती हुई देख रहा हूँ, क्योंकि पंजाब ने मई से शुरू कर दिया था इस दफ़ा फ्लोर मिल को सब्सिडाइज्ड गंदम देना। जब तक अगस्त का एंड आएगा, पंजाब के अपने जो रिजर्व्स हैं हुकूमत के वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर उस वक्त अपनी गंदम निकालेगा और वो 32-33 रुपये मन से कम नहीं होगी, जो कि आटा डायरेक्ट उससे महंगा होगा। हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत दो चीज़ें कर सकती है। एक, हुकूमत IMF के प्रोग्राम को जल्द से जल्द रिज्यूम करवाने की कोशिश करे, और दूसरा उस प्रोग्राम में क्वेश्चन देखे कि किस तरीके से सोशल सेफ्टी नेट्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ताकि जो सफ़ेद पोश तबका है, जो लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स हैं, उनको थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो दिया जा सके। बिल्कुल सही। डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त इस सारी सूरत हाल को, और फिर ये जो शरह सूद 1.25% इजाफे की बात है, उससे पहले हमने सुपर टैक्स की बात देखी, दीगर चीज़ें हैं, ये मामलात किस सिमत में आप ओवरऑल जाते हुए देख रहे हैं? सूरत हाल तो क़तई तौर पर हौसला अफजा नहीं है अरसलान साहब, और गाड़ी के ड्राइवर पे भी बहुत मुनहसर होता है। पब्लिक जो है इट इज़ लाइक अ पैसेंजर्स सिटिंग इन द बोगीज। तो ड्राइवर साहब जो हैं वो ही इज़ अ बिजनेसमैन, इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है और वो जानते हैं कि वो चीली मिली और कॉम को वगैरह बेचते बेचते क्या उसका रेट चल रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि वी आर अ सोसाइटी ऑफ बिस्किट्स, और ये इनके बस की बात नहीं है मिफ्ता इस्माइल साहब के। आई एम सॉरी टू से कि इन्होंने
पिछले साल का जो बजट उन्होंने दिया था, इसकी इमरान खान की हुकूमत के आने से पहले एक बजट इन्होंने दिया था, मैंने देखा था इनको, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने जो इनको बजट बना कर दिया उसमें उन्होंने पेश कर दिया कौमी असम्बली में। इस बार भी इन्होंने ऐसा ही किया है। तो मुझे कुछ ज़रा सी भी उम्मीद तो दूर की बात है, कतई उम्मीद नहीं है कि कोई आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। ये सारी इम्पोर्टेड प्रोपोजिशन है पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी की, और ये कहा जाए कि इनको समझ ही नहीं है तो मैं हक बजानिब होऊंगा और इसके ऊपर किसी भी तौर पर डिबेट की जा सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है। और ये जो पूरी इनके पास टीम है, वो टीम कहना भी मेरा ख्याल है कि एब्सर्ड होगा कि इन्होंने कुछ होमवर्क नहीं किया, अचानक आ गए इक़्तिदार में। अगर ये थोड़ा सा एक एड हॉक प्रोपोजिशन लेकर आ जाते कि ठीक है हमारे पास वक्त नहीं है, हमें बजट जो है वो लेकर चलना है, तो 6 बार तो 5 बार तो ये दे चुके हैं अपने मुख्तलिफ इकनॉमिक जो भी चेंजेस और मॉडिफिकेशन और इन्हांसमेंट जो डिफरेंट आई हैं वो बजट ही का हिस्सा है। और ये ओगरा और नेपरा वगैरह का जो एडिशनल खेल हुआ है पाकिस्तान के कंज्यूमर्स के ऊपर, ये काफ़ी अरसे से जारी है और ये कोई पॉजिटिव नहीं है साइन किसी भी तौर पर। मैं जैसे कहा करता हूँ कि पाकिस्तान में इकनॉमिक अनरेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और मैं नहीं समझता कि हुकूमत इसको इस बारे में सोच रही है कि यहाँ पे इकनॉमिक राइट्स होंगे। मैं पिछले दिनों कराची गया, देखा मैंने वहाँ पर बिजली के लिए बैक वक्त 5 मुख्तलिफ एरियाज़ में हंगामे हो रहे थे, और आज 42 रुपये 43 पैसा तकरीबन 42+ रुपीज़ की बात हो रही है पीक आवर्स में, शाम 6:30 से रात के 10:30 बजे तक। ऑफ पीक आवर में 25 रुपये का यूनिट है। मुझे बताइए कि जिस आदमी यहाँ पे ना सोशल सेफ्टी की डॉक्टर साहब ने बात की, यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है। एहसास प्रोग्राम ज़ाहिर है हर आदमी उसके लिए मुस्तहिक़ीन में शामिल नहीं होता है, और कौन क्या लेगा और क्या देगा। यूरोप जैसे, जर्मनी जैसे जो 7th बिगेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ पर यूथ को 500 यूरो दिए जा रहे हैं गुज़श्ता 1.5-2 साल से, और अभी तक उनकी हुकूमत ने ये नहीं कहा कि जी हम वापस कब लेंगे और क्या नहीं लेंगे। यानी उन्होंने इतना बड़ा कुशन और सपोर्ट उनको दी हुई है। हमारे यहाँ मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स एक आखिरी एक नज़र आती है, इसके अलावा इन्होंने कोई फूड एडिबल्स पे कोई स्टडी नहीं की है। रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा रहे हैं ये लोग, एडिबल्स की जो बात की आपने, एडिबल ऑयल पर। इनके पास मेरा ख्याल ये है कि ये एड हॉक प्रोपोजिशन है इनकी, यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, वहाँ से उठा के यहाँ रख दो। और डॉक्टर साहब ने ये कहा गैस के बारे में, चलिए जी 1000 रुपया फी यूनिट फ्लैट कंज्यूमर पर मीटर जो है ना ये चार्ज कर लेंगे, फिर क्या होगा। गैस कंपनी में तो कभी करप्शन की बात ही नहीं सुनी जाती थी, और बेहतरीन इनका वो था सेटअप कि भाई आप अपने इत्मीनान से लोगों को सहूलत फराहम कर रहे हैं। इसमें भी करप्शन आ गई है, और काफ़ी अरसे से है, तकरीबन 5-6 साल से तो बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल है यहाँ पर SSG में भी, SNGPL में। तो मैं समझता हूँ कि इनको बैठना चाहिए, पूरी स्टॉक लें दोबारा सिचुएशन का, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और शहबाज शरीफ ही हिमसेल्फ, उनको एक सूबे का, बड़े सूबे का तजर्बा बहरहाल उनको हासिल है, उनको बैठना चाहिए। नई टीम जो है, ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनाते हैं। आ गया सर, मैं ज़रा वापस डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब की जानिब बढ़ूंगा। सुलैरी साहब जी, जिस तरह से अभी डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब ने फरमाया कि कोई टीम नहीं है, होमवर्क नहीं है, अचानक से आ गए हैं, आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं कि आप समझते हैं कि जिस तरह से इस वक्त इमरान खान साहब ये बात बार बार कहते हैं कि हम मईशत टेक ऑफ करने वाली थी, हम बेहतर सूरत हाल में थे, तो अगर उनकी हुकूमत बरकरार रहती तो ये इतनी बुरी सूरत हाल ना होती मईशत की, या इसने एनीवेज ऐसा ही होना था इस वक्त? देखिए, कंसिस्टेंसी जो है वो शख्सियात की हो, वो पॉलिसीज़ की हो, वो ज़ाहिर है कि इकॉनमी के लिए एक बेहतरी होती है। इसी तरीके से जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका ना होना जो है वो मईशत के लिए बेहतर होता है। लेकिन अगर इस वक्त PTI की हुकूमत भी होती तो 7th रिव्यू पूरा करने के लिए जो IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं PTI को भी वो मानना पड़ रही होती हैं। इसी तरीके से इस वक्त गैस की कीमत, बिजली की कीमत जो है उसमें इजाफा हो रहा होता, इसी तरीके से जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा होता। सिर्फ एक फ़र्क पड़ता और वो ये कि जो रुपया इतना बेकदर हुआ है 9 अप्रैल के बाद से, वो शायद अभी 200 रुपये पर डॉलर से नीचे होता। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जितना डिले हो रहा है इस वक्त IMF के साथ प्रोग्राम को नेगोशिएट करने और फाइनल करने में, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है हमारी करेंसी की वैल्यू पे। कोई हमारा रुपया जो है वो
उतना ही नीचे आता जा रहा है। और ये अगर प्रोग्राम साइन हो भी जाता है तो ये उस तरह से वापस नहीं जाएगा, ये एक जगह पे ठहर जाएगा और ये बहरहाल एक कोलैटरल डैमेज है जो कि हमें इस वक्त भरना पड़ रहा है। डॉक्टर आबिद साहब ये बताइएगा, ये डिले क्या है? IMF के साथ कहा गया कि जो चीज़ें थीं, जो कीमतें बढ़ानी, मामलात सारे, वो तो सारी कंडीशंस तो काफ़ी टाइम से माननी जा रही हैं, फिर डिले क्या है IMF के साथ? नहीं, वो सारी बातें नहीं मानी जा रही। मीडिया में सिर्फ एनर्जी सब्सिडीज़ जो हैं उनका जिक्र आता है। बुनियादी तौर पे जब भी कोई प्रोग्राम होता है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल बेंचमार्क होते हैं जो कि हर हुकूमत ने उनको मुकम्मल करना होता है, और जब वो मुकम्मल नहीं होते तो वो प्रायर कंडीशन बन जाते हैं, यानी जब तक आप वो पूरी नहीं करेंगे IMF आपके साथ मुआहदा नहीं करेगा। तो जो पिछला रिव्यू था PTI के ज़माने का, उस वक्त से भी अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी थी। काफ़ी सारे उसमें स्ट्रक्चरल आपके बेंचमार्क थे जो कि पूरे नहीं किए गए थे और अब उनको पूरा करना है। मसलन अभी एक तमाम असासाजात को डिक्लेयर करने का एक मेकनिज़म होगा सरकारी ऑफिसर्स के लिए, ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक, और जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, खा वो मुंतखब हों या वो SAPMs हों, उन सबको अपने असासाजात जो हैं वो डिक्लेयर करना होंगे। तो ये एक इस वक्त प्रायर कंडीशन है जो कि पिछले प्रोग्राम से चल रही है। इसी तरीके से हुकूमत के साथ जो भी अदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको सप्लाईज दे रही होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रही होगी, 5 करोड़ से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके बेनिफिशरीज उनकी तमाम तफसीलात पेपरा की वेबसाइट पे देना अब ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शर्त है जो कि ज़ाहिर है कि पूरी होनी है। उसी के साथ आप देखें तो पर्सनल इनकम टैक्स जो है उसमें रिफॉर्म्स हैं, एनर्जी रिफॉर्म्स हैं। अगर आप मज़ीद देखें तो यूटिलिटी स्टोर जो था उसका ऑडिट सन 2020 के जो अखराजात थे वो करवाना था, वो हुकूमत नहीं करवा पाई पिछली, और अब वाली हुकूमत जो है वो भी नहीं करवा पा रही क्योंकि वो रिकॉर्ड उस तरीके के साथ मेंटेन नहीं है। तो इस तरह के काफ़ी सारी शराइत हैं जो कि हुकूमत को पूरा करनी है। प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट है कि आप जितना नया कर्ज लेंगे वो पुराने कर्ज को उतारने के लिए इस्तेमाल होगा, उसको आप किसी और जगह पे स्पेंड नहीं कर सकेंगे। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट शर्त है। तो ये शराइत जो है इनको पूरा करना ये अगले 15 रोज़ में नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि जो हमारा IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो अगस्त से पहले साइन हो, और उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएगा और उसके बाद फिर आपको अप्रूवल मिलेगी डॉलर्स आने की। तो ये थोड़ा सा अभी प्रोसेस जो है वो लेंथी है, और उस दौरान में जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो रुपए की कदर को हिट कर रही होगी। राइट सर, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। तौसीफ़ ज़मान साहब ने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ हैं। तौसीफ़ साहब वेलकम टू द शो। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा वाज़े तौर पर मैं चूँकि जब ये स्टेटमेंट्स देखे थे जो वज़ीर आज़म साहब के हैं, फिर मैंने वज़ीर ख़जाना के स्टेटमेंट देखे तो एक उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद जिस तरह से वो कह रहे हैं कि महंगाई में कमी आएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ उन्होंने डिसएग्रीमेंट शो किया कि इस तरह की बात नहीं है, अभी वक्त मुश्किल है। और अभी आप सुन ही रहे थे डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब ने जिस तरह बताया कि अगस्त से पहले तो IMF के साथ भी मामला तय नहीं पा रहे। आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? एनी चांस ऑफ रिलीफ के आवाम को कहीं से कोई गुंजाइश निकले, कुछ बेहतरी हो अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या इसी तरह इस महंगाई ने चलना है और आवाम को बर्दाश्त करना है? बात यह है कि मामलात हमने आपस में तय करने हैं। जब तक हमारे आपस के मामलात सेटल नहीं होंगे, किसी भी बैरूनी इदारे के साथ या किसी भी दूसरे मुल्क के साथ हमारे मामलात सेटल नहीं हो सकते। जब तक हम ये सेटल ना कर लें कि ये जो हुकूमत है ये कंटिन्यू कर रही है, रुक रही है कि जा रही है, उस वक्त तक मामलात ये गैर यकीनी की सूरत हाल चलती रहेगी। जिस तरह इसका जो पॉलिटिकल एंगल है उसको जब तक हम सेटल नहीं करेंगे, जहाँ पर हमारे जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, हमारे अच्छा खासा 6% का ग्रोथ रेट अचीव हो रहा था। मैं सुलैरी साहब की इस बात से इख्तलाफ करता हूँ
کہ انہوں نے جو ہے IMF کی شرائط پوری نہیں کی. اگر IMF کی شرائط پوری نہ ہوتی تو ہمارا گروتھ ریٹ تو اس وقت بیٹھ جانا چاہیے تھا. اس کے باوجود ہمارا گروتھ ریٹ جو تھا وہ اس دفعہ امید تھی کہ ہم 6 سے زیادہ کی گروتھ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے معاملے جو ہیں وہ IMF سے ایسوسیٹڈ نہیں ہیں, بلکہ جو گراؤنڈ پہ جو کانفیڈنس ہے حکومت کا, عوام کا کانفیڈنس پہ, وہ ڈسٹارٹ ہو گیا ہے. اس ڈسٹارشن کی وجہ سے جو ہماری اکانومی سے اس کے بعد جس طرح پیٹرول سستا ہونے کے باوجود پرائس انکریز کی گئی, اس پہ دیکھا ہم نے کہ لوگوں کا استعمال کرنا گاڑیوں کا تھوڑا کم ہوا ہے. اس سے جو یہ ساری وہ ڈومینوز افیکٹ ہے جس کا عین مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کسی طرح اکانومی کو سیز کریں. جسی طرح ہم نے ابھی جو انٹرسٹ تھا وہ 15% پہ لے جانے کی شنید سنی, جو اگین 15% پہ کون قرض لے گا, کون اکانومی میں پیسہ لگائے گا, کون چیزوں کو لے کے آگے چلے گا. تو کر دیا نا گورنر اسٹیٹ بینک نے واضح کر دیا کہ نہ بڑھاتے اگر تو صورتحال مزید خراب ہوتی. تو 1.25% کا اضافہ. وہ گزارش یہی ہے کہ یہ سارے جو اشاریے ہیں یہ ایک حکومت کو فری فال سے بچانے کے لیے ان کا خیال ہے کہ کیے جا رہے ہیں. اس کا جتنی جلدی جو پولیٹیکل ریکانسیلیشن ہے جب تک وہ نہیں ہوگی اس وقت تک IMF کیا ہمارے آپس کے, اگر آپ اپنے ایک کسی گھر کی بائنگ سائیکل دیکھ لیں وہ ڈسٹرب ہو کے رہ گئی. کہ کیا ایک عام آدمی کی جو بائنگ سائیکل ہے اس کا IMF سے تعلق ہے؟ قطعاً ہرگز نہیں. اس نے تو اپنا 2 + 2 4 کرنے ہیں. جب وہ امپیکٹ اس کے اوپر آ رہا ہے تو پھر یہ چیز کہ ہمارے IMF سے معاملات سیٹل ہو جائیں گے. IMF سے کیا معاملات سیٹل ہونے ہیں؟ ہم نے سود کی قسط دینے کے لیے جو سود پہ پیسہ لے رہے ہیں, سود کی قسط دینے کے لیے جو سود پہ پیسہ لے رہے ہیں اسی کا مسئلہ ہے نا, کہ انہوں نے وہ پیسے دینے تاکہ ہم سود کی قسط ادا کر سکیں. اب ایسی صورتحال میں یہ چیز عوام کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم IMF کے پاس کیوں جا رہے ہیں. IMF کا پاس صرف اور صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ جو ہم نے بین الاقوامی قرضے لیے ان کے اوپر جو سود دینا ہے اس کے اوپر پیسے لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب وہ پوری چیز کہ ہمارا PSDP جو ہے اس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے کہ ہم نے جی ملک کے حالات میں جو ترقیاتی منصوبے ان کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے. ان ترقیاتی منصوبوں کے جو حالات ہیں اور جو سلیکشن ہے اس کے بارے میں راوی خاموش ہے کہ وہ ترقیاتی منصوبے کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس سال ہم نے اس شعبے میں سرکار کی ترقی کرنی ہے. دوسری طرف جو حکومت کا ایک کام ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آنا, وہ مفتاح صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ایسا ہے کہ PIA ریلوے کو سب کو 1-1 روپے میں بھیج دیں. کوئی مفت کا مال ہے, کوئی حرام کا مال ہے, قوم کا پیسہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر, بجائے اس کے کہ ہم اپنی جاب پوری کریں. اگر آپ ایز اے حکومت اس کی جاب پوری نہیں کر سکتے, اس اسٹرکچر میں سپورٹ نہیں کر سکتے, تو یو شوڈ ریزائن, یو شوڈ لیو فار 1 روپی سیلری اینڈ گو آف. جب آپ نہیں کر سکتے, یہ کیا بات ہوئی کہ جی میں اس کو مینیج نہیں کر سکتا, کوئی آ کے مجھ سے روپے میں ایک چیز دے لے. دس از ناٹ آن. ٹھیک ہے, پھر ابھی جو مفتاح اسماعیل صاحب کی اپنی پریزنس ہے وہ بھی کویشچن مارک ہے. اسحاق ڈار صاحب کی خبریں بھی تھیں, اب پتہ نہیں ان کی واپسی ممکن ہوتی ہے یا نہیں. میں ڈاکٹر عبدالجبار صاحب سے جان لوں. ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کئی منظرنامے پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور پھر کیا وہ کوئی سہارا دے سکیں گے اس معیشت کو اگر مفتاح اسماعیل صاحب, جیسے آپ نے پہلے کہا, از ناٹ دا رائٹ مین فار دا جاب؟ یہ دیکھیے, اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے میں ان سے مل چکا ہوں کئی بار, اور ظاہر ہے کہ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ماضی میں. بات یہ ہے کہ وہ بھی فائنانس کے آدمی تو نہیں ہے, اکاؤنٹس کے آدمی ہیں وہ, اور پبلک فائنانس کے بالکل بھی نہیں ہے. لیکن ان کو کامرس کا تجربہ ہے اور فائنانس منسٹری انہوں نے بہتر طور پر چلائی ہے, یہ ثابت ہوا ہے ماضی میں. وہ میں نہیں کہہ سکتے آپ کی جی ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے کوئی ایگزمپلری کوئی فلورش یا پراسپیرٹی پاکستان کے اندر نہریں وغیرہ بہہ گئی ہیں, لیکن ہی ہیپنس ٹو بی مچ بیٹر چوائس دین مفتاح صاحب. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں یہ خبر آپ کو دیتا چلوں کہ پاکستان کے آرم فورسز کے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کرٹیل کر دیا گیا ہے 20%, اور یہ آرم فورسز نے بھی والنٹیرلی, ظاہر ہے گورنمنٹ کو کہا کہ جی ٹھیک ہے, اس کی یہ کس نے کیا, کیوں کیا, ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. کیا ورلڈ بینک, IMF, IFC کسی نے کہا ہے ان کو کہ ایسا کرو؟ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفنس بجٹ کی بات ہو رہی ہے, اگرچہ وہ نیگیٹو رہا ہے اس کا ٹوٹل جو انسیڈنس ہے پچھلے سال کے مقابلے میں, اس سال کے مقابلے میں, اگلے سال جو آنے والا فائنینشیل ایئر 22 سے اس کی بات ہو رہی ہے. تو سر یہ کام شروع ہو چکا ہے. آپ نے $6 بلین کے اوور آل پیکج کے لیے پورے پاکستان کو گروی کر دیا. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں, ہمیں ایک ویژنری اکانومسٹ چاہیے
बिजनेसमैन का काम नहीं है पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमी पूरे के पूरे सेटअप को लेकर चलना। इंडिया ने अभी 5G स्पेक्ट्रम पे काम शुरू कर दिया, ज़ाहिर है बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ से कमा लेंगे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अपने ही नेशनल एसेट्स को आप मॉर्गेज करने की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने क्यों नहीं ओवरऑल पाकिस्तान में $10 बिलियन का रिवाइज करें ना, पूरा इंपोर्ट को लेकर क्यों नहीं चल रहे हैं आप, इंपोर्ट को लेकर क्यों नहीं उसको रिवाइज करते? इंडिपेंडेंट यानी आप ले आए, कौन सी आपको कंपलसरी है, कौन सी इसेंशियल्स हैं, कौन से नेगेटिव लिस्ट में जाना चाहिए, कौन सा पॉजिटिव लिस्ट में रहना चाहिए। और आपने हाफ हार्टेड एक काम किया गुज़श्ता 15-20 रोज़ में, ये अपने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, और उन्होंने कुछ ड्यूटीज़ को एडजस्ट किया। लग्जरी आइटम्स यूँ हैं जी, इनके लग्जरी आइटम्स में आते हैं, वो नहीं आते। ये देखिए, दिस इज़ ऑल रबिश। मेरी नज़र में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर आपका बैकबोर्ड है। आपने एग्रीकल्चर को भी इस काबिल नहीं छोड़ा कि काश्तकारों को कुछ यहाँ पर फ़ायदा हो जाए। वो बेचारे DAP के लिए और यूरिया के लिए धक्के खाते फिर रहे थे। इमरान साहब की हुकूमत के भी बहुत से लैप्सेस हैं वहाँ पे। कोई शौकत तरीन ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या डॉक्टर हफीज़ शेख ने, वहाँ पे भी उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि पाकिस्तान, वो एक आपको फिनोमिनल ग्रोथ इसलिए आ गई कि वो कोरोना आ गया, इंडिया की बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद हो गई और उनको प्रॉब्लम रहा, और आपके टेक्सटाइल बूस्ट कर गई। अब टेक्सटाइल वाले, कल गौहर एजाज का स्टेटमेंट चल रहा था जी हम मर जाएंगे और यानी नुकसान होगा, वाकई नुकसान होगा। हमें बैठना चाहिए, सोचना चाहिए। और ये जो जिन साहब ने, डॉक्टर गैरबल सुलैरी साहब ने बात कही थी कि रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, इकोनॉमिक रेप्रोचमा लेकर आए। पहले तो डिबेट ले आए, नेशनल डिबेट, उसके बाद नेशनल डायलॉग लेकर आए, फिर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, म्यूचुअल कॉन्फ्रेंस पकड़ लें। जिनके पास इख्तियारात हैं, उन जिनके बारे में बहुत सारा यानी आजकल उधमबाजी हो रही है पाकिस्तान की कौमी सियासी कैनवस पर, उनसे भी कहो कि भाई पहले आप तो मिलते रहे ना, कराची में जाके फेडरेशन के लोगों से मिले हैं, एप्टमा के लोगों से मिले हैं, आपके आर्मी चीफ साहब, और वो जो हैं वो एक टीम वहाँ से बना दें। जब वो FATF में बैठकर आर्मी काम कर सकती है, उन्होंने अपना कोर सेल बना दिया था। तो भाई ठीक है डॉक्टर जवार साहब, पॉइंट सर आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, जो एक बात चार्टर ऑफ इकोनॉमी की कर दी गई थी जब PTI की गवर्नमेंट आई थी, अब आज भी बात वहीं आ रही है। आप समझते हैं कि वो तब भी वक्त की आम ज़रूरत थी कि एटलीस्ट इकोनॉमी को लेकर सब एक पेज पर हों और मिलकर इकोनॉमी के लिए काम करें? बिल्कुल, देखिए जब मुआशी बयानिया की जब बात आती है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का नहीं है। मुआशी बयानिया कोई भी पार्टी जब हुकूमत में आती है तो वो हुकूमतों की तरह, जैसे माजी की हुकूमतें तमाम जो भी वो पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रही थी उसकी तरह काम करती है, और जो पार्टी पे अपोजिशन में जाती है वो पिछली अपोजिशन की तकलीद करना शुरू कर देती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हुकूमत PTI की हो, हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट की हो, हुकूमत कोई टेक्नोक्रेट्स की आ जाए, जो इस वक्त आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ है वो चेंज नहीं होगी, जो रिस्पॉन्स है वो सेम रहेगा। और ये एक जो इनका पैचअप है और इनका एक कंसेंसस कि मईशत को कैसे आगे लेके चलना है, वो इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत के बड़े काम आएगा। इन 3-4 जो बड़ी जमातें हैं, इनमें से कोई भी इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। तो ये सबके मुफाद में है कि वो मिल बैठे, मईशत पे सियासत करना बंद करें। जो चीज़ें PTI अपने दौरे हुकूमत में कर रही थी, अगर मौजूदा हुकूमत वही कर रही हो तो उसको एंडोर्स किया जाए। जिस तरह की सियासत कोलिशन गवर्नमेंट ने अपोजिशन में रह के की, खामखा टेक्निकल चीज़ों को उन्होंने सियासत का निशाना बनाया, अगर वो उस वक्त बुरा था तो इस वक्त PTI अगर करेगी तो वो भी बुरा होगा। अगर जो महंगाई मार्च थी जो कि बिलावल भुट्टो की या मरियम नवाज शरीफ की, वो 4 माह पहले वो अनरियलिस्टिक थी, महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती थी उस मार्च के बाद, तो आज अगर PTI महंगाई मार्च करेगी तो वो उतनी ही अनरियलिस्टिक होगी। तो हमें थोड़ा सा सियासत को साइड पे रखते हुए, ये सर बड़ी पॉजिटिव बात है और आई रियली विश के इसी लाइंस पर सब सोचें। हमें पैचअप करना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म सोच जो है वो अपनानी चाहिए। बिल्कुल सही, राइट सर। तौसीफ ज़मान साहब, बांग्लादेश जैसे मुल्क की अगर बात हम कर लें, रिकॉर्ड हद तक एक्सपोर्ट्स
اور اس ملک کے جتنے مسائل ہیں جو فلڈز کے دیگر معاملات، پھر بھی تمام فوکس ان کا ایکسپورٹس پر ہے. پاکستان کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے، کیا وجہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں اس طرح سے بڑھتی ہیں، آگے جاتی ہیں؟ جو ہم سب لوگ اپنی اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایکسپورٹس میں ہمارے پاس جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کے ارب ہا روپے پڑے ہوئے ہیں تاکہ ایکسپورٹس کی جو ضروریات ہے ایکسپورٹس کو جو بڑھایا جا سکے. اس فنڈ کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ایکسپورٹر کا اس کو برائے مہربانی نئی مارکیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے خرچ کرنے دیا جائے. وہ اتنا کمبرسم پروسیس ہے. ان کا کہنا کیا ہے کہ جی کیونکہ ہم نے اسے آڈٹ کرنا ہے لہٰذا ہم ایسی جگہ پیسہ لگائیں گے کہ جہاں پہ اگر کوئی بلڈنگ کھڑی ہے ہم کہہ سکیں کہ بلڈنگ بنی ہے. اب بلڈنگ سے ایکسپورٹس نہیں بڑھتی. پوری پاکستان میں جہاں کہیں بلڈنگ بنانی ہے کہ جی ایکسپورٹ ڈسپلے سینٹر پتہ نہیں ای ڈی ایف کتنے ایکسپورٹ ڈسپلے سینٹر بنا چکا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کتنے ایکسپورٹ ڈسپلے سینٹرز بنانے سے کتنی جو پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا. What we are trying to do is from Chamber of Commerce we are going out to different countries. وہاں پہ جا کر جو انیشیٹیوز کی ریکوائرمنٹس ہیں انہیں پوری کر رہے ہیں. ابھی ہم لوگ کرغزستان گئے ہوئے تھے, مالدیوز گئے ہوئے تھے. یہ وہ مارکیٹس ہیں جو کہ ہمارے لیے ورجن ہیں کہ جہاں پہ پوٹینشیل ہے, جہاں پہ کام ہو سکتا ہے. دوسری طرف میری بات ہو رہی تھی ایف بی آر والوں سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم 15,000 ارب کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو سکتا ہے, مسئلہ کوئی نہیں ہمارے لیے. ہمیں دو چیزیں دے دیں, ایک ہمیں جو ہم اگرائی کریں اس کے اوپر ہم 5% مارجن دے دیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم اپنی ڈسکریشن یوز کریں تو ہمیں منع نہ کیا جائے, ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کو اس سے بہتر حل دے دیتا ہوں, ایف بی آر پیچھے نکل جائے, سائٹ پہ ہو جائے, جو 5% ہے وہ اس سے جان چھوٹی ہماری, اور جتنے بزنس کمیونٹی ہے انہیں فکس ٹیکس آفر کر دیں. ماربل انڈسٹری کا آپ نے اس پہ لگا دیا میٹر پہ کہ جو جتنا میٹر چلے گا اتنا بل آئے گا, دے ور ہیپی. اسی طرح جتنی انڈسٹریز ہیں, جتنے لوگ ہیں, اسے اسائن کر کے ایک فکس ٹیکس لگا دیں. پورے ایف بی آر کو آؤٹ سورس کر دیں, ای ڈی ایف کو آؤٹ سورس کر دیں, بی او آئی کو آؤٹ سورس کر دیں ٹو چیمبرز. اگر جو جتنے نمبرز حکومت کو چاہیے وہ ہم دینے کو تیار ہیں. ایک عجیب ہمیں جو ہے جال میں پھنسایا ہوا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز. یار کام کرنے دو بھائی, ہمیں کیوں نہیں کام کرنے دے رہے, ٹھیک ہے. جو کہ پوٹینشیل ہے ایکسپورٹس کا, لیکن چیزیں بیچ میں ہرڈلز ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ اس طرح سے کام ہو نہیں پاتا, اور جو نظر آنے والی منصوبے ہیں ان پر ہمارا زیادہ فوکس ہے. بہت شکریہ تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا ادا کرنا چاہوں گا. اس وقت بہت سارے چیلنجز ہیں اکانومی کو لے کر, عام آدمی کے سوالات بے تحاشا ہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہر کسی کے لیے یہ مہنگائی اس وقت ایک درد سر بنی ہوئی ہے. امید کرتے ہیں کہ پھر بھی کوئی بہتری کی کرن, کوئی معجزہ ایسا ہو جائے کہ عام آدمی کو کسی حد تک کچھ ریلیف مل سکے. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے